नवंबर 2008 में, यानी कि 2008 में जो आतंकी हमला हुआ, यह एक श्रृंखला यानी कि चैन थी, सीरीज की तरह थी। जब एक इस्लामी आतंकवादी लश्कर ए तोयबा के 10 सदस्यों ने हमला किया था, पाकिस्तान के संगठन ने पूरे मुंबई में 4 दिनों तक 12 समन्वित गोलीबारी और बमबारी हमले किए। हमले में जिनकी व्यापक वैश्विक निंदा हुई, बुधवार 26 नवंबर को शुरू हुए और शनिवार 29 नवंबर 2008 तक चले। उसमें 9 हमलावरों, कुल 175 लोग मारे गए, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले की हम पार्श्वभूमि जान लेते हैं। 12 मार्च 1993 को 13 समन्वित बम विस्फोटों के बाद से मुंबई में कई आतंकवादी हमले हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। 1993 के हमले पहले हुए मुंबई दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम थे मारे गए थे। 6 दिसंबर 2002 को घाटकोपर स्टेशन के पास बेस्ट जो बस में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए। यह बमबारी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 10वीं बरसी हुई थी। 27 जनवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शहर यात्रा से एक दिन पहले मुंबई में विरले पार्ले स्टेशन के पास एक साइकिल बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। 13 मार्च 2003 में 1993 के बॉम्बे बम स्फोट की 20वीं बरसी के एक दिन बाद मुलुंड स्टेशन के पास एक ट्रेन के डिब्बे में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए और 17 घायल हो गए। 28 जुलाई 2003 को एक विस्फोट हुआ घाटकोपर में बेस में, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। 25 अगस्त 2003 को दक्षिण मुंबई में 2 बम स्फोट हुए, एक गेटवे ऑफ इंडिया के पास, दूसरा कालाबादेवी के जवेरी बाजार में। कम से कम 44 लोग मारे गए और 150 घायल हो गए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में उपनगरीय रेलवे पर 11 मिनट के भीतर 7 बम, जिसमें 22 विदेशी सहित 209 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। मुंबई पुलिस के अनुसार बम विस्फोट लश्कर ए तोयबा
और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए थे। अब हम आते हैं 2008 की दहशतवादी हमला पर। वह हमला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे, टैक्सियों में बम विस्फोट करना और ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में हुआ। हमलों में नागरिकों और सुरक्षित कर्मियों और 9 हमलावरों सहित 175 लोग मारे गए। मरने वालों में 29 विदेशी नागरिक भी शामिल है। यह एक हमलावर पकड़ा गया, इसमें वह कसाब हम सबको पता है, और कई मृत बंधकों को शरीर पर यातना विकृत लक्षण दिखाई दे रहे थे। मारे गए लोगों में कई व्यावसायिक, मीडिया और सुरक्षा सेवाओं में उल्लेखनीय व्यक्ति थे। हम जो भारत और अदर देश में जो मृतक थे उसकी हम संख्या की बात करें तो भारत के 141, अमेरिका के 6, इजराइल के 4 और जर्मनी के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2, कनाडा के 2, फ्रांस के 2, इटली का 1, यूनाइटेड किंगडम के 1, नीदरलैंड के 1, जापान के 1 और जॉर्डन के 1, मलेशिया के 1, मॉरिशस के 1, मैक्सिको का 1, सिंगापुर का 1 और थाईलैंड का 1 और बाकी देशों में से घायल भी हुए। एक ऑस्ट्रिया का 1, स्पेन के 2 और चीन का 1, ओमान का 2, फिलीपींस के 1 और फिनलैंड के 1 और नॉर्वे के 1। यही कुल 166 मारे गए। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि 15 पुलिसकर्मी और 2 एनसीसी कमांडो मारे गए, जिनमें से सहायक पुलिस उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबले, जो अपने नंगे हाथों से आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में सफल रहे, कसाब, और संयुक्त पुलिस आयुक्त हेमंत करकरे, मुंबई आतंकवाद विरोधी प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर और वरिष्ठ निरीक्षक शशांक शिदे, और एनसीसी कमांडो की बात करें तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवालदार गजेंद्र सिंह बिष्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के 3 रेलवे अधिकारी भी मारे गए। अब हम यह जो आए थे आतंकवादी उनकी बात करें तो वह उनका प्रशिक्षण जो एक पुरुषों का समूह था, जिसमें कभी कभी 24 या कभी कभी 26 बताया जाता था, और पाकिस्तान के पहाड़ी मुजफ्फराबाद के एक सुदूर शिविर में समुद्री युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने बताया गया है कि प्रशिक्षण का एक हिस्सा पाकिस्तान में मंगला बांध जलाशय पर हुआ था। भारतीय और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रंग रूटों के प्रशिक्षण में जो थे उनका वह मनोवैज्ञानिक इस्लामवादी जिहादी विचारों की शिक्षा दी जाती थी, जो आतंकवादी में इस्लामवादी जिहादी विचारों की शिक्षा, जिसमें भारत में मुसलमानों द्वारा झेले गए अत्याचारों की कल्पना भी शामिल थी, और दुनिया भर में बुनियादीवादी मुकाबले, लश्कर के बुनियादी मुकाबले प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम द्वारा आम और मान सेहरा के पास एक शिविर में उन्नत युद्ध प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुना गया था। इस कोर्स का संगठन द्वारा खास कहना है, अमेरिका रक्षा विभाग के
एक अनाम स्रोत के अनुसार इसमें पाकिस्तानी सेना के पूर्व सदस्यों की देखरेख में उन्नत हथियारों और विस्फोटक प्रशिक्षण शामिल है। साथ ही जीवित रहने का प्रशिक्षण और आगे की शिक्षा प्रणाली शामिल है। अंत में विशेष कमांडो राजनीति प्रशिक्षण के लिए एक और भी छोटे समूह का चयन किया गया और मुंबई को लक्षित करने के लिए चुनी गई फेडाइन इकाई को समुद्र निवेशन प्रशिक्षण दिया गया। रंग रूपों से 10 को मुंबई में मिशन के लिए चुना गया। उन्होंने लश्कर कमांडरों की देखरेख में उच्च स्तरीय हथियारों और विस्फोटकों का उपयोग के अलावा तैराकी और नौकानयन का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमेरिका के रक्षा विभाग के एक अज्ञात पूर्व अधिकारी का हवाला देते हुए एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने निर्धारित किया था कि पाकिस्तान की सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व अधिकारियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से और लगातार सहायता की थी। उन्हें सभी 4 लक्ष्यों ताजमहल, पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ब्लूप्रिंट दिए गए थे। आतंकवादी ने सबसे पहले एक भारतीय मछली पकड़ने वाले की नाव को अपहरण किया और उसमें सवार 5 लोगों की हत्या कर दी। पहली घटना 26 नवंबर को हुई कि जब वह कालाबाग में 2 स्थानों पर इंस्पेक्टेबल स्पीड में 10 लोग मारे गए थे। उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय मराठी भाषी मछुआरों को बताया, जिन्होंने अलग होने और 2 अलग तरीकों से जाने से पहले उनसे पूछा कि अपने काम रखने वालों में कौन है। मछुआरों द्वारा पुलिस विभागों को दी गई बात की रिपोर्ट पर बहुत कम प्रतिक्रिया मिली और स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही। यह जो दहशतवादी हमला इसका परिणाम क्या हुआ? तो भारत में हमलों में कभी कभी इसे 26/11 भी कहा जाता है। संदर्भ 2008 में हमले शुरू होने की तारीख के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रधान जांच आयोगों ने रिपोर्ट तैयारी की, जिसे घटनाओं में 1 साल से अधिक समय के बाद विधानसभा के समक्ष पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध जैसा हमला किसी भी पुलिस बल की प्रतिक्रिया देने की क्षमता से परे था, लेकिन संकट के दौरान मुंबई पुलिस आयुक्त हसन गफूर के नेतृत्व की कमी भी गलती पाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में गश्त के लिए 36 स्पीड बोट और इसी उद्देश्य के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई है। इसमें फोर्स 1 नामक एक आतंकवादी विरोधी बल बनाने और मुंबई पुलिस के पास वर्तमान में मौजूद सभी हथियारों को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई। सर्वदलीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई में कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और कार्रवाई में समन्वय के लिए एक FBI जैसी एक संघीय आतंकवाद विरोधी खुफिया और जांच एजेंसी जल्द ही स्थापित की जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने UPA 2008 के साथ आतंकवाद विरोधी कानूनों में मजबूत किया। संघीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी का भी गठन किया गया। आतंकी हमले में मारे गए सभी पुलिसकर्मियों के लिए समान न्याय की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडीकर द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है। खासकर मुंबई पुलिस के बम निरोधक दस्ते के सदस्यों के लिए याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि
भारत को संघीय सरकार ने आतंकवादी हमले में ग्रेनेड को निष्क्रिय करने में अनेक योगदान के लिए शहर पुलिस के बम निरोधक दस्ते को पुरस्कार देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इन हमलों ने पाकिस्तानियों के साथ भारत के धीरे धीरे ठीक हो रहे रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने घोषणा की कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ सैन्य हमले कर सकता है। दोनों देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़े। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो युद्ध और आतंकवाद पर वैश्विक स्तर पर FBI प्रमुख रॉबर्ट मुलर ने मुंबई आतंकवादी हमले की जांच पर अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों के बीच अभूतपूर्ण सहयोग की प्रशंसा की। हालांकि इंटरपोल के महासचिव रोनाल्ड नोबल ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इंटरपोल के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा विभिन्न से प्राप्त सभी सूचनाओं को और इनपुटों को एकत्र करने और सारांशित करने, एक विश्लेषण करने, समन्वय करने और रिपोर्ट करने के लिए कार्यबल के रूप में एक नया राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था और खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस विभाग और अन्य मंत्रालय और उनके विभाग। पाकिस्तान ने भारत के साथ सब सीमा की ओर सेना भेज दी और इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यदि भारत ने सहयोग नहीं किया तो वह पाकिस्तानी धरती पर हमले शुरू करने की भारत सरकार की संभावित योजना बना सकता है। हालांकि कई दिनों की बातचीत के बाद पाकिस्तान सरकार ने सैनिकों को सीमा से दूर ले जाना शुरू करने का फैसला किया। भारतीयों ने हमलों के बाद अपने राजनीतिक नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी अयोग्यता आंशिक रूप से जिम्मेदार थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर टिप्पणी की कि हमारे राजनेता निर्दोषों के मरने पर खिलवाड़ करते हैं। मुंबई और भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया में कई प्रकार इस्तीफे, राजनीतिक परिवर्तन शामिल थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री शिवराज पाटिल और मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और उप मुख्यमंत्री RR पाटिल के विवादास्पद इस्तीफे शामिल थे। नवंबर 2010 में हमलों के अमेरिकी पीड़ितों के परिजनों ने ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मुकदमा दायर किया जिसमें ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा को मुंबई हमलों में शामिल बताया। 22 दिसंबर 2011 को अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमले के लिए मुंबई में हुए हमलों के समान सेल फोन रिकॉर्ड के माध्यम से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। एक जो जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया कसाब, उसके बारे में कानूनी मुद्दों के कारण कसाब को मुकदमे में देरी हुई क्योंकि कई भारतीय वकील उसका प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक नहीं थे। मुंबई बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर घोषणा की कि उसका कोई भी सदस्य कसाब का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कसाब को निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक वकील की आवश्यकता है। अंततः कसाब के लिए एक वकील ढूंढ लिया गया, लेकिन हितों के टकराव के कारण उसे बदल दिया गया। 25 फरवरी 2009 को भारतीय जांचकर्ताओं ने 11,000 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया, जिसमें औपचारिक रूप से कसाब पर हत्या, साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित अन्य आरोप लगाए गए। कसाब का मुकाबला 23 मार्च 2009 को शुरू हुआ और 6 मई को उसने खुद को दोषी नहीं ठहराया। 10 जून 2009 को हमले के दौरान पैर पर गोली लगने वाली बच्ची
देविका रोतवान ने कसाब को हमलावरों में से एक रूप में पहचाना। उसकी गवाही उसने 20 जुलाई 2009 को अपना गुनाह कबूल कर लिया। न्यायाधीश ने पाया कि उसने कबूलनामे में 86 आरोपों में से कई का जिक्र नहीं किया गया था और इसके लिए मुकदमा 23 जुलाई 2009 तक जारी रहा। कसाब ने शुरू में हमलों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वह अपने अपराधों के लिए मृत्युदंड का हकदार है, लेकिन 18 दिसंबर 2009 को उसने अपना कबूलनामा वापस ले लिया और कहा कि पुलिस ने उसे अपना कबूलनामा देने के लिए मजबूर किया था। कसाब को 3 मई 2010 को सभी 86 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उसे सीधे तौर पर 7 लोगों की हत्या करने, 3 दिन की आतंकी घेराबंदी में मारे गए 164 लोगों की मौत के लिए हत्या की साजिश रचने के खिलाफ युद्ध छोड़ने का दोषी पाया गया था। भारत में आतंक फैलाने और 2 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप 6 मई 2010 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि उन्होंने अपनी सज़ा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और 21 फरवरी 2011 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कसाब की अपील खारिज करते हुए उसकी मौत की सज़ा बरकरार रखी। 29 अगस्त 2012 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि हमारे पास मौत की सज़ा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कसाब द्वारा किया गया प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अपराध भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। यह फैसला 10 सप्ताह के बाद अपील की सुनवाई के बाद आया और सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के पैनल द्वारा तय किया गया, जिसका नेतृत्व न्यायाधीश आफ्ताब आलम ने किया। पैनल ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि कसाब को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। कसाब ने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की, जिसे 5 नवंबर खारिज कर दिया। कसाब को पुणे की येरवाड़ा में 21 नवंबर को सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन एक्स नाम के गुप्त रूप से फांसी दी गई। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास को पाकिस्तान को सरकार को पत्र जरिए कसाब की फांसी की जानकारी दी। पाकिस्तान ने पत्र लेने से इनकार कर दिया, जिसे बाद में उन्हें फैक्स कर दिया गया। पाकिस्तान में उनके परिवार को कुरियर के जरिए उनकी फांसी की खबर भेज दी गई। भारतीय और पाकिस्तानी पुलिस ने मुंबई की साजिश का एक विस्तृत चित्र तैयार करने के लिए DNA साक्ष्य, तस्वीरें और हमलावरों के पास मिली वस्तुओं का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान में पुलिस ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अमीर सादिक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बैंक खातों की व्यवस्था की और आपूर्ति सुरक्षा की। सादिक और 6 अन्य 3 अक्टूबर 2009 को पाकिस्तान में अपना औपचारिक मुकदमा शुरू किया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अभियोजन पक्ष लश्कर के शीर्ष नेताओं से काफ़ी कम रोका। नवंबर 2009 में भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। बचाव पक्ष के वकीलों और अभियोजकों और एक अदालत के अधिकारी वाले 8 सदस्यीय आयोग ने 2008 के मुंबई हमले से जुड़े 7 संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए 15 मार्च 2013 को भारत की यात्रा करने की अनुमति दी गई। हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों को अजमल कसाब सहित मामलों में अभियोजन पक्ष के 4 गवाहों से जिरह करने से रोक दिया गया था। 26 और 11 की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर पाकिस्तानी आतंकवाद विरोधी अदालत ने औपचारिक रूप से 7 आरोपियों पर आरोप लगाया, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा के ऑपरेशन कमांडर
जकीउर रहमान लखवी भी शामिल। हालांकि वास्तविक सुनवाई 5 मई 2012 को शुरू हुई। मुंबई हमलों के आरोपी की सुनवाई कर रही पाकिस्तानी अदालत ने न्यायिक पैनल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली लखवी द्वारा दायर आवेदन पर अपना फैसला 17 जुलाई 2012 को तक सुरक्षित रखा। 17 जुलाई 2012 को अदालत ने पाकिस्तानी न्यायिक आयोग के निष्कर्ष को साक्ष्य के हिस्से के रूप में लेने से इनकार कर दिया। हालांकि इसने फैसला सुनाया कि यदि कोई नया समझौता होता है जो पैनल को गवाहों की जांच की अनुमति देता है तो अभियोजन पक्ष पैनल को मुंबई भेजने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि अदालत के फैसले से परेशान भारत सरकार ने तर्क दिया कि पाकिस्तानी न्यायिक पैनल द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य हमलों में शामिल सभी लोगों को दंडित करने के लिए साक्ष्य के रूप महत्वपूर्ण है। सितंबर 2013 को एक पाकिस्तानी न्यायिक आयोग जांच करने और गवाह से जिरह करने के लिए भारत आया। यह इस तरह की दूसरी यात्रा है। मार्च 2012 में की गई यात्रा सफल नहीं रही क्योंकि इसके रिपोर्ट को सबूतों के कमी के कारण पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अदालत ने खारिज कर दिया था। अब हम संयुक्त अमेरिका की जो कार्रवाई की उसके बारे में बात करेंगे। लश्कर-ए-तोयबा के संचालक डेविड हेडली, जन्म दाऊद सईद गिलानी, ने सह अभियुक्त तहूर राना के मुकदमे के दौरान शिकागो संघीय अदालत के समक्ष अपनी गवाही में खुलासा किया कि मुंबई चबाड़ हाउस को उसके इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैंडलर द्वारा दी गई निगरानी के लक्ष्यों की सूची में जोड़ा गया था। इकबाल, हालांकि जिन साइटों पर हमला किया गया था वह मूल रूप सूची में नहीं था। 30 जून 2011 को तहूर राना को 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने से बरी कर दिया गया, लेकिन 2 अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया। उन्हें 17 जनवरी 2013 को संघीय जेल में 14 साल के लिए सज़ा सुनाई गई थी और मई 2023 में एक अमेरिकी अदालत ने भारत में उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जहां 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों में उनकी संलिप्तता के लिए उनकी मांग की गई थी। डेविड हेडली ने हमलों से संबंधित 12 मामलों में दोषी ठहराया, जिसमें भारत में हत्या की साजिश और 6 अमेरिकियों की हत्या में सहायता करना शामिल है। 23 जनवरी 2030 को उन्हें संघीय जेल में 13.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी यह दलील कि उन्हें भारत, पाकिस्तान या डेनमार्क प्रताड़ित नहीं किया जाएगा स्वीकार कर ली। तो यह सब 2008 का जो मुंबई में हमला हुआ था उसकी यह कहानी है। 2008 में इंडिया में बहुत से यह इसकी वजह से बवाल हो गया था, जो हमने एक डिटेल कहानी सुनी। थैंक यू।